अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख़ 15 सितंबर दिन सोमवार का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मामला अगेन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का है। एडवोकेट ईमान मज़ारी की जानिब से पहला बाज़ाब्ता कानूनी ऑप्शन अख्तियार कर लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ वर्क प्लेस हरासमेंट की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर कर दी है। ये दरख्वास्त किस तनाजुर में हुई और आज सुबह से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया, MIT ब्रांच ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया, मगर फिर ये दरख्वास्त जिस उस आज़ाद मंच जज के पास दायर की गई है जो उस कमेटी का सरबराह है जो कि इंसदाद हिरासानी के हवाले से कायम की गई थी, तो ये मामला खासा दिलचस्प है। दरख्वास्त में इस्तदा क्या की गई है और कौन सी जज साहिबा जो कि आज़ाद मंच जज के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जानी जाती हैं, उनके पास ये दरख्वास्त दायर की गई है। ये कहानी आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। जबकि दूसरा मामला भी अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात और उसमें पाकिस्तान की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या उस वक्त की पूरी स्टेट रजीम की जानिब से जो धांधली की गई थी उसके ऊपर 56 ममालिक का बाज़ाब्ता तौर पर जो धांधली का इल्ज़ाम है वो अब खुलकर सामने आ चुका है और ये भरपूर कोशिश की गई इस मामले में कि इसको दबाया जाए और गुज़श्ता 1.5 साल के अरसे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको दबाने में कामयाब भी हुई थी। अमूमन ऐसा नहीं होता था कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक ना हों, मगर फिर एक अमरीकी वेबसाइट है उसकी जानिब से जब वो रिपोर्ट जो है 161 सफ़ात की वो लीक हुई और उसके बाद उसको पब्लिश किया गया, तो अब बाकायदा तौर पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो कि 56 ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन अगर आप उसको दूसरा नाम दें, तो उनकी जानिब से भी उसकी तरदीद सामने नहीं आई, बल्कि जो एक प्रेस रिलीज सामने आई है एक स्टेटमेंट की सूरत में, एक क्लैरिफिकेशन की सूरत में, उसमें अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मौजूदा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली गवर्नमेंट के लिए खासी मुश्किलात हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का मामला। मैं इस पर बड़े मुफस्सल अंदाज में रोज़ाना की बुनियाद पर जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं वो आपके सामने रखता रहा हूँ, उनको मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ और उसमें वाक़या अगेन थोड़ा सा अगर उसको मैं पस मंज़र आपको बताऊं तो 11 सितंबर का ये वाक़या है। कमरा अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से एडवोकेट ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ सिंफी इम्तियाज़ पर मबनी धमकी आमेज़ लहजे में जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी गई, अपना मुँह बंद रखो, अदब के दायरे में रहो, और फिर यहाँ तक कह दिया कि हादी साहब इसे ले जाएं यहाँ से वरना मैंने इसे पकड़ लिया ना, तो वो जो एक पूरा सिनेरियो डेवलप हुआ था उसके बाद फिर अगले रोज़ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से वजाहत आई और उस वजाहत में फिर जस्टिस सरफराज डोगर ने एक और मिसकंडक्ट किया और उस मिसकंडक्ट के बाद एक और डेवलपमेंट सामने आती है कि जस्टिस डोगर की फैमिली ईमान मज़ारी के साथ रब्ते की कोशिश कर रही होती है, गालबन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, और उसके बाद मुतअद्दिद बार्स और ख़वातीन वकला मैदान में आती हैं। ईमान मज़ारी साहिबा की जानिब से एक सख्त रद्द-ए-अमल आता है। तो उसी दिन 11 सितंबर को मैंने वीडियो की मरियम नवाज़ खान और मैंने फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 के प्लेटफॉर्म में, और उसमें हमने आपको बताया था कि ये एक क्लियर कट वर्क प्लेस हरासमेंट का केस है। आप पाकिस्तान में आज भी वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से 2010 का ओरिजिनली कानून और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2022 के फैसले, 23 का फैसला और 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ख़वातीन के लिए वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से कानून में अमेंडमेंट की गई थी, उसकी आप तारीफ़ पढ़ें तो उसमें जस्टिस सरफराज डोगर की ऑब्जर्वेशंस पूरी उतरती हैं। तो उस पर ईमान मज़ारी साहिबा ने आज के रोज़ एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। अच्छा, इस दरख्वास्त का थोड़ा सा पस मंज़र, इसमें इस्तदा क्या की गई है, उस पर आने से पहले मैं आपको इसका पस मंज़र बताता हूँ। गुज़श्ते रोज़ मैंने आपको बताया था कि सोमवार का दिन खासा अहम है। एडवोकेट ईमान मज़ारी की जानिब से कोई बाज़ाब्ता कानूनी ऑप्शन अवेल किया जा सकता है। तो आज सुबह से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जा रही थी। अब चूँकि ये दरख्वास्त जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ थी, लिहाजा सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया। उसके बाद MIT ब्रांच इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसने वो दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया और फिर फाइनली दरख्वास्त जस्टिस समन रिफत के पास दायर कर दी गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब अब से कुछ देर कबल हमने अपने साफ़ी दोस्तों से पता किया तो पता ये चला कि वो दरख्वास्त जब मौसूल होती है तो उसका बाकायदा वो जो वसूली होती है वो भी जैसे समन रफत के स्टाफ की जानिब से कर दी गई है। तो हर मुमकिन कोशिश की गई कि ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी दरख्वास्त दायर हो गई है। अब ये दरख्वास्त जैसे समन के पास ही क्यों दायर हुई है, और जैसे समन रफत का अगर हम कंडक्ट देखें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मातहत खुफिया एजेंसियों की जो अदलिया के मामलात में मुदाखलत थी उसको एक्सपोज करने में, और उस वक्त का जो 25 मार्च 2023 के
6 जजेस का ख़त लिखने का मामला था, उसमें जस्टिस समन रिफत शामिल रहीं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से मामलात को मैनेज करने के लिए जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया, जस्टिस समन रिफत जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती को चैलेंज करने वाले जजेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शामिल रहीं। अब उसकी एक इंट्रा कोर्ट अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, उसमें भी दरख्वास्त गुजार जस्टिस समन रिफत हैं। फिर अब हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रूल्स की मंजूरी हुई 5-6 की अक्सरियत जस्टिस सरफराज डोगर के पास थी, उन 5 जजेस जिन्होंने मुखालफत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डोगर कोर्ट बनाने में, जो कंटिन्यूसली तसलसल के साथ गुज़श्ता कुछ अरसे से अपने असूल पर कायम रहते हुए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें जस्टिस समन रिफत शामिल है। अब दरख्वास्त उनके पास इसलिए दायर की गई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से एक कमेटी कायम की गई है, जजेस पर मुश्तमिल कमेटी होती है। गालबन सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जो कमेटी है वो जस्टिस आयशा मलिक के पास है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कमेटी जस्टिस समन के पास है। अब उसमें एडवोकेट ईमान मज़ारी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है, दरख्वास्त के जो मज़ीद कॉन्टेंट हैं उस पर आने की बजाय मैं सबसे पहले दरख्वास्त में जो इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में, इस शिकायत में, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसका जो प्रेयर का सेक्शन है, आखिरी सफ़ा दरख्वास्त का, उसमें कहा गया है कि मुअज़्ज़ज़ फ़ोरम दर्ज झैल इक़दामात करे। अलिफ पहला, ज़ेर दफ़ा 2004 की शिक 4 जो है जो इंसदाद हरासानी एक्ट है, वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट के हवाले से है, उसके तहत मौजूदा शिकायत पर इंक्वायरी शुरू करे। यानी ये कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ जो जस्टिस सरफराज डोगर का कंडक्ट था वो वर्क प्लेस हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। ख़वातीन को हरास करने के हवाले से ये एक कंडक्ट है, लिहाजा उसी जो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है 2010 का, उसमें अमेंडमेंट अगेन 2022 में हुई थी, उसके तहत ये कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए, इंक्वायरी शुरू की जाए। दूसरी इस्तदा ये है कि ये करार दिया जाए कि शिकायत कुनंदा जो कि इस सारे मामले में एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं को फ़रीक मुखालिफ जो कि जस्टिस सरफराज डोगर हैं के हाथों सिनफ़ी इम्तियाज़, मुतसिबाना, मुखसमाना, धमकी आमेज़, खौफज़दा करने वाले और गैर माकूल रवैये का निशाना बनाया गया। एडवोकेट ईमान मज़ारी उस कमेटी से ये इस्तदा कर रही हैं कि ये करार दिया जाए कि एडवोकेट ईमान मज़ारी को जस्टिस सरफराज डोगर ने सिनफ़ी इम्तियाज़, मुतसिबाना, मुखासमाना, धमकी आमेज़, खौफज़दा करने वाले और गैर माकूल रवैये से निशाना बनाया। मज़ीद तीसरी उसमें इस्तदा रखी गई है कि यह भी करार दिया जाए कि फ़रीक़ मुखालिफ जो कि जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो शिकायत कुनंदा को हरासा करने के मुर्तकिब हुए और इसके ख़िलाफ़ मौजू सिफारशात मुतलका मजाज अथॉरिटी यानी कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है आइन के आर्टिकल 209 के तहत कायम की गई है, जो आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, उसको सिफारशात भेजी जाएँ, जैसा कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसकी दफ़ा 4 की सब सेक्शन 4 जो है उसमें तजवीज़ किया गया है। फिर मज़ीद इसमें कहा गया कि ऐसे रिलीफ भी फ़ोरम दे सकता है जो कि मुनसिफाना और मुनासिब समझे जाएँ। तो ये जनाब बाकायदा दरख्वास्त दायर की गई है। अब जब चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ ही हरासानी के हवाले से दरख्वास्त और उसको रजिस्ट्रार ऑफिस कैसे वसूल करता, उसको MIT सेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कैसे वसूल करता, तो फिर अब बाज़ाब्ता तौर पर उस कमेटी को दे दिया गया है मामला। अब ये मामला जस्टिस समन के कोर्ट में चला गया है। अब ये भी देखना है कि अचानक से पता चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जो कमेटी है वो चीफ़ जस्टिस के वैसे अख्तियारात होते हैं कि वो ये कमेटियाँ तश्कील देते हैं, तो अब उसको उन कमेटी से हटा दें। यानी जो ख़वातीन की हरासानी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमेटी तश्कील दी गई थी जैसे समन की, उनको उसमें उनके मातहत ये कमेटी थी, उन्होंने इस कमेटी को देखना था। तो अब जब ये दरख्वास्त दायर की गई है और वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने लेने से इनकार किया, MIT सेक्शन ने लेने से इनकार किया और उसके बाद जैसे समन के स्टाफ ने उस दरख्वास्त को मसूल कर लिया है, तो उससे कार्रवाई करने से पहले ही वो कमेटी तब्दील कर दी जाए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, ये ऐसा हो सकता है। मगर वहीं पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब ये मामला जिस तरह से एडवोकेट ईमान मज़ारी की जानिब से बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स इस मामले में रखी जा रही हैं, तो ये बुनियाद बन सकता है ये मामला जैसे सरफराज डोगर को वापस उसी कुर्सी पर बिठाने का जहाँ से वो लाए गए थे, यानी लाहौर हाई कोर्ट में वापस ट्रांसफ़र करने का। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ये मामला जो हैं वो मज़ीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। दूसरी खबर की जानिब आ जाते हैं
8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए, हमने भी आपको रिपोर्ट किया, आपने भी उसमें विटनेस किया कि जो धांधली के तरीके अपनाए गए, जो गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम किए गए, इस मुल्क की जुडिशरी से लेकर सिविल ब्यूरोक्रेसी से लेकर उस वक्त की केयर टेकर सेटअप से लेकर जो इसमें मुलविस था, सिवाय उसमें समेत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, तो उस पर होता यह है कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो आलमी मुबस्सिरीन का ग्रुप आता है। इस मरतबा भी आया था, लेकिन गालबन एक शिकायत उस वक्त पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इस बात को बावर बनाने में या कामयाब हो गए थे कि जी ये जो रिपोर्ट्स होंगी ये आप ख़ुद से पब्लिक नहीं करेंगे, यानी जो भी फोरम आएगा, जो भी मुबस्सिरीन का ग्रुप आएगा, वो जो रिपोर्ट इस इलेक्शन के ऊपर बनाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस मामले पर उस रिपोर्ट को पब्लिक करेगी। यूरोपीय यूनियन का एक ग्रुप आया, 56 ममालिक उसमें थे और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ उन्हें कहा जाता है, तो वहाँ के ग्रुप ने यहाँ आकर इंक्वायरी की, अपनी पूरी रिपोर्ट 161 सफ़ात की रिपोर्ट बनाई। उस वक्त उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी, हमने आपको रिपोर्ट किया था, यहाँ पर पाकिस्तान की अदालती तारीख के एक सियाह तरीन किरदार काजी फैज़ ईसा साहब होते थे, उनके पास भी वो आए और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई और चले गए। 1.5 साल हो गया, रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। और जिस तरह से ये पाकिस्तान की मौजूदा करंट रजीम की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री ज़रूर थी कि ये अमूमन ऐसा नहीं होता कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जैसा एक मुबस्सिरीन पर मुश्तमिल ग्रुप आए, वो किसी मुल्क में इंतखाबात की धांधली के ऊपर इस कदर 161 सफ़ात पर मुरतब और पूरी चार्जशीट हो और वही इल्ज़ामात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है वो रिपोर्ट पब्लिक ना हो, वो रिपोर्ट अपोजिशन जमातों के साथ शेयर ना हो, वो रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर ना हो, ये अमूमन नहीं होता, लेकिन उस वक्त हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, ड्रॉप साइट एक इदारा है, रेहान ग्रीम और दीगर सहाफ़ी उसमें शामिल हैं, वो अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जिसमें गैर आइनी सलूक हो, शख्सी आज़ादियाँ छीनना हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल करना हो, वो इस तरह की खबरें छापता रहता है। उसने कॉमनवेल्थ की जानिब से वो जो 161 सफ़ात की रिपोर्ट थी वो लीक हुई या जो भी हुआ उन्होंने अपने सोर्सेज से हासिल की और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर वो छाप दी। जब वो छपी तो उसके बाद एक कोराम बर्पा हुआ पाकिस्तानी मीडिया पे, तो इस पर ब्लैक आउट है। अब मीडिया को डायरेक्शंस भी दे दी गई और दीगर मामलात भी हुए कि इस रिपोर्ट को नहीं चलाना, ठीक है। सोशल मीडिया पे सर्कुलेटेड हुई, लोगों ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट से रब्ता किया कि हजूर ये मामला क्या। अब जो कॉमनवेल्थ का इस सारे मामले में प्रेस रिलीज जारी हुई है, बयान आया है, वो इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उस स्टोरी को निगेट नहीं किया, उन्होंने उस स्टोरी को उसकी तरदीद नहीं की, ये कहा कि हमारा जो सेक्रेटेरिएट है वो इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, लेकिन साथ ये भी कहा कि हमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानिब से ये पहले ही कम्युनिकेट कर दिया गया था कि सितंबर के आखिरी महीने में, यानी इस साल इस महीने आखिरी दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट पब्लिक करेगा। अब उसमें जिस कदर चार्जशीट है पोलिंग डे के हवाले से, प्री पोल, पोस्ट पोल, फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 46, इलेक्शन के दिन के ऊपर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करना, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ का ना होना, अदालतों का किरदार बिलखसूस काजी फैज़ ईसा का बल्ला छीनने वाला फ़ैसला और दीगर अदालती फ़ैसले, तो वो तमाम उन्होंने चार्जशीट करके और लिखा है कि मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था जो कि छीन कर मौजूदा हुक्मरान इत्तेहादी जमातों में दे दिया गया। तो क्या ये रिपोर्ट अब वाकई ही पब्लिक होगी, हकीकतन पब्लिक होगी? और अगर पब्लिक होती है, जिस तरह कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आज के रोज़ दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने उन्हें आगाह कर दिया था, तो जब ये पब्लिक होगी तो क्या वो एग्जैक्टली वही रिपोर्ट होगी या उसको भी वो अगेन उसमें कुछ काट दिया जाएगा, कुछ निकाल दिया जाएगा अपने खिलाफ जो ज़्यादा चार्जशीट है, तो वो डॉक्टरेट तो नहीं होगी? ये बुनियादी सवाल है। और फिर अब जिस तरह से वो पूरा एक डॉक्यूमेंट है, 161 सफ़ात की रिपोर्ट जो है वो जो लीक्ड फॉर्म में थी वो तो ऑलरेडी इंटरनेट पर मुयस्सर है, तो अगर इसमें यहाँ पर भी कोई कार्रवाई, कोई बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई तो फिर उसको कंपेयर करके दोबारा लोग कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट से रब्ता करेंगे। तो बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में जब जब ये जो एक अननेचुरल अलायंस है मिलिट्री और हमारी सियासी जमातों का, जब जब ये तासुर देने की कोशिश करता है कि सब अच्छा है, हमने मैनेज कर लिया है, डे टू डे अरेंजमेंट्स के ज़रिए हमने निज़ाम रियासत चलाने की बजाय सिर्फ एक सियासी जमात को कॉर्नर और अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए हैं, अब ये एक तसलसल के साथ आगे बढ़ेंगी, तब इस तरह की इतलात जो हैं वो सामने आ जाती हैं। तो ये बहरहाल अब तक की डेवलपमेंट्स थी। इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात होंगी और बिलखसूस जस्टिस सरफराज डोगर का जो कंडक्ट था उसमें ईमान मज़ारी साहिबा की जो एक 17 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त है, उसकी प्रेयर्स तो मैंने इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखी। दरख्वास्त में मज़ीद क्या कहा गया और इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।